Larry and Hubbs were pumping like madmen, broken timbers hung at crazy angles, the whole starboard side buzzed inwards. Clothes, crockery, charts, tins, and toys sloshed about in deep water. लैरी और हर पागलों की तरह पानी निकाल रहे थे। टूटी हुई लकड़ियां अजीब ढंग से लटकी थी। सारा बाहरी हिस्सा अंदर की ओर धंस गया था। कपड़े, क्रोकरी, मानचित्र, टीन और खिलौने गहरे पानी में छलक रहे थे। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk, but my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. मैं तैरकर कुछ रेंग कर बच्चों के केबिन में पहुंचा। मैं तैरकर कुछ रेंग कर बच्चों के केबिन में पहुंचा। क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने ऊपर की बर्थ से उत्तर दिया, परंतु मेरा सिर थोड़ा दुखता है। स्टू ने अपनी आंख के ऊपर एक बड़े घूमड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरे पास चोट के कारण उभरे हुए सिरों के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, screws, and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side patched open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. हथौड़ा, पेंच और तिरपाल ढूंढने के बाद मैंने वापस डेक पर संघर्ष किया। टूटकर खुल गई दीवार से हम हर उस लहर का पानी बाहर निकाल रहे थे जो हमारे ऊपर गिर रही थी। यदि मैंने कुछ मरम्मत न की होती तो हम निश्चित ही डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hutch cover across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. किसी न किसी तरह मैंने त्रिपाल को फैलाया और खुले सुरागों को जल निरोधक हच कवर से सुरक्षित करने में कामयाब हुआ। कुछ पानी लगातार नीचे से आता रहा, परंतु अब अधिकतर पानी साइड पर से मुड़कर बह रहा था। More problems arose when our head pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare head pumps had been wrenched overboard, along with the forestay sail, the jib, the dinghies, and the main anchor. ज़्यादा प्रॉब्लम तब पैदा हुई जब हमारे हेड पंपों ने केबिन के चारों तरफ बह रहे मलबों के साथ ब्लॉक होना शुरू कर दिया और बिजली वाला पंप शॉर्ट सर्किट हो गया। पानी का जो स्तर था वह खतरनाक ढंग से बढ़ने लगा। वापस डेक पर मैंने पाया कि हमारे दो फालतू हेड पंप खुले थे, आगे का पाल एक छोटा पाल डिग्गी और मुख्य लंगर के साथ। Then I remembered we had anchor electric pump under the chart room floor. I connected it to an outpipe and was thankful to find that it worked. तब मुझे याद आया कि हमारे पास दूसरा बिजली का पंप चार्ट रूम के फर्श के नीचे था। मैंने इसे बाहरी पंप से जोड़ दिया और इसके काम करने पर इसका धन्यवाद किया। The night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was no surprising in this remote corner of the world. रात भयानक ठंड में लगातार न खत्म होने वाले पानी को बाहर निकालने, जहाज को चलाने और रेडियो पर काम करने में बीती। इनकी रात कैसे बीती? पानी निकालने में लगातार जो ठंड थी
पानी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाला था जहाज़ चलाने में, रेडियो पर काम करने और पानी निकालने में। जहाज़ चलाने, रेडियो पर काम करने और पानी निकालने में हमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय रेडियो के सिग्नलों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। लेकिन हैरानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम संसार के दूसरे कोने में थे, सुदूर कोने में थे। Shoes had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. शू का सिर खतरनाक रूप से सूज गया था। उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें थी और अब उसने हमें अपनी बाजू का एक गहरा घाव दिखाया। जब मैंने पूछा कि तुमने अपने जख्मों की ओर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया था, तो उसने बताया, जब तुम हम सब की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें और चिंतित न करूं, तुम्हें और परेशान न करूं। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. 3 जनवरी की सुबह तक पानी का स्तर काफ़ी हद तक काबू में आ गया था कि हम क्रम से 2 घंटे आराम कर सकते थे। 1 घंटा काम, 2 घंटा कोई एक काम करेगा, 2 घंटे के लिए कोई एक, मीन्स सेक्शन डिवाइड कर लिए थे उन्होंने। परंतु फिर भी हमारे पास जल रेखा के नीचे कहीं ना कहीं एक विशाल रिसाव था, और जांच करने पर मैंने पाया कि जहाज़ के सभी मुख्य फ्रेम नाव के चौड़े तल तक टूट चुके थे। वास्तव में एक पूरे भाग को थामने के लिए कुछ नहीं था सिवाय कुछ अलमारी की दीवारों के। We had survived for 15 hours since the wave hit, but Wavoka wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Ile Amsterdam, was a French scientific बेस। लहरों के हमले से 15 घंटे बाद तक हम संकट से बचे रहे, प्रॉब्लम से बचे रहे, परंतु वेवाकार हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाने तक बचा नहीं रहेगा। मैंने हमारे चार्ट की जांच की और हिसाब लगाया कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे द्वीप हैं। उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक आधार था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and the seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. हमारी एकमात्र आशा विशाल समुद्र में सुई की नोक जितनी जगह घेरने वाले द्वीपों पर पहुंचने की थी, परंतु पवनों और सागर के शांत होने तक हम अपने
पाल नहीं खोल सकते थे और वास्तव में हमारे बचने के अवसर बहुत कम थे। विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को खराब कर दिया था। जो हमारा सहायक इंजन था उसको खराब कर दिया था। ऑन जनवरी 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and crackers, biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. 36 घंटे लगातार पानी बाहर निकालने के बाद 4 जनवरी को हम जहाज में कुछ ही सेंटीमीटर पानी रख पाने में सफल हुए। अब हमें उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना अंदर आ रहा था। हम मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सकते थे। रस्सियों पर दबाव जहाज के टूटे हुए भाग को अलग कर देता, इसलिए हमने तूफान में लगाए जाने वाली छोटी पाल को चढ़ा दिया और उस तरफ चल पड़े जहां मेरे विचार में 2 द्वीप थे। मैरी को कुछ मक्की लगा हुआ गाय का मांस और करारे बिस्कुट मिले और लगभग 2 दिन के बाद हमने हमारा पहला भोजन खाया। बट आवर respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hours, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5th, our situation was again desperate. परंतु हमारा आराम थोड़े समय के लिए था। 4 बजे शाम को काले बादल हमारे पीछे बनना शुरू हो गए। घंटे भर में पवन फिर से 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी और समुद्र में लहरें ऊंची होने लगी। सारी रात मौसम लगातार बिगड़ता गया और 5 जनवरी को सुबह हमारी हालत फिर से निराशाजनक हो गई। When I went into the comfort, the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. But, Daddy, we went on. We aren't afraid of dying if we can all be together. You and Mommy, Shui and I. जब मैं बच्चों को दिलासा देने गया, जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, हम इसको झेल पाएंगे। परंतु डैडी, उसने ऐसा कहना जारी रखा, यदि हम सभी एक साथ इकट्ठे मरें तो हम मरने से नहीं डरते, तुम और मम्मी, शू और मैं। ने बताया कि जब मैं बच्चों को दिलासा देने गया, जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम इसको झेल पाएंगे। परंतु डैडी, उसने ऐसा कहना जारी रखा, यदि हम सभी एक साथ इकट्ठे मरें तो हम मरने से नहीं डरते, तुम और मम्मी, शू और मैं।